नमस्कार। मैं मुकेश कुमार त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। भारत के संविधान में 3 संवैधानिक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 76 भारत के महान न्यायवादी के बारे में बात रखता है। अनुच्छेद 165 राज्य के महाअधिवक्ता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कैग कहते हैं, उसके बारे में जिक्र करता है। भारत में कैग के कुछ महत्वपूर्ण प्रतिवेदन जिन्होंने इस पद के महत्व का एहसास कराया, उनमें 1986 में बोफोर्स घोटाले का पर्दाफाश करना, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जो घोटाले हुए थे उनको उजागर किया गया, 2011 का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और 2012 में कोयला आवंटन घोटाले का पर्दाफाश। ये कुछ 4-5 ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिन्होंने भारत में कैग के पद के महत्व का एहसास कराया। हालांकि यह पद भारत के संविधान में कोई नया पद है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस पद का सृजन बहुत पहले, यानी कि औपनिवेशिक भारत में ही 1857 में लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था, जिसे उस समय इसे महालेखा परीक्षक कहा जाता था। स्वतंत्र भारत में इसका नाम बदल करके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाने लगा। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति के पश्चात इनके वेतन, पेंशन और सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अर्थात विशेष परिस्थितियों के अलावा इनके वेतन, इनकी पेंशन और इनकी सेवा शर्तों में कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इनको उसी प्रक्रिया के द्वारा, यानी महालेखा परीक्षक को, कैग को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उनके पद से उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्थात महाभियोग के द्वारा। इनकी पद छोड़ने के पश्चात यह जो है संघ अथवा राज्य के अधीन कोई पद धारण करने के पात्र नहीं होते हैं। इनके पद का जो व्यय है वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है, अर्थात इनकी जो भी वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि है, इन्हें भारत की संचित निधि से दिया जाता है। इनकी नियुक्ति 6 वर्ष के लिए होती है अथवा अधिकतम 65 वर्ष तक की आयु, जो पहले हो जाए। अर्थात नियुक्ति 6 वर्ष के लिए होती है, अगर 65 वर्ष पूरा होता है तो उससे पहले ये अपने पद से जो है रिटायर हो जाते हैं, अपने पद, इनका पद समाप्त हो जाता है। कैग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इन्हें जो है संसद के समक्ष रखवाता है। अर्थात जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं भारत के, वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति जो है उन्हें संसद के समक्ष रखते हैं। जो संघ की लेखाओं का जो प्रतिवेदन होता है वो राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है और राष्ट्रपति लोक लेखा समिति के माध्यम से संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं। राज्य की लेखाओं का प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष रखा जाता है और राज्यपाल इन्हें विधानमंडल की लोक लेखा समिति के माध्यम से विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। कैग को लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक भी कहा जाता है। कैग मुख्य रूप से वित्तीय संपरीक्षा, कार्य संपादन संपरीक्षा, अनुपालन संपरीक्षा आदि का कार्य करता है। इस क्रम में उसे संघ एवं प्रत्येक राज्य की लेखाओं का संकलन करना होता है। प्रत्येक राज्य की संचित निधि से हुए व्यय, संघ एवं राज्यों की आकस्मिक लेखा, लोक और सभी व्यापारिक और विनिर्माण लेखाओं के सभी समव्यवहारों की संपरीक्षा, अर्थात जहां भारत संघ निजी पक्षकारों के साथ प्राप्तियों में हिस्सेदार है, वहां भी कैग दोनों की जांच करने का अधिकार रखता है, जैसे कि लोक निगम इत्यादि।
संघ या किसी राज्य द्वारा पर्याप्त वित्त पोषित प्रत्येक निकाय या पदाधिकारी की संपरीक्षा वो करता है या कर सकता है। संघ या राज्य को संदेय सभी प्राप्तियों की संपरीक्षा करता है। सरकारी कंपनियों और निगमों की संपरीक्षा भी करता है। लेकिन कैग सरकार की नीतियों पर प्रश्न नहीं उठा सकते। सरकार के कृत्यों में वृद्धि से कैग के उत्तरदायित्व में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। कार्य संपादन एवं संपरीक्षा के द्वारा सरकार एवं उसके उपक्रमों के कार्यक्रमों और प्रणालियों की स्वतंत्र एवं वस्तुपरक परीक्षा की जाती है। इसमें कैग दक्षता और मितव्ययता की जांच करते हैं। भ्रष्टाचार और करदाता के धन के दुरुपयोग में कमी आती है। सुधारों को बल मिलता है। कैग सरकार के कार्यकरण के संदर्भ में प्रतिवर्ष 100 से अधिक प्रतिवेदन देते हैं। धन्यवाद। इस लेक्चर के माध्यम से आपने कैग के बारे में कुछ समझा होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।